ओके जी, गुड इवनिंग हमारी जनता पार्टी। आज हमारे समक्ष जो बैठे हैं, तीन लड़कियां बैठी हैं, सुंदर सुंदर सी, डेलिसा, विरनीत विरनीत और तुलिका जी बैठे हैं। और ये रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। और बाकी जनता हमारी ऑनलाइन बैठी है, जिनकी शक्लें हम नहीं देख पा रहे हैं कोरोना काल के अंदर। इस काल में हम तुम करें धमाल, तो पढ़ लेते हैं बस, और क्या करेंगे, ठीक है। जिस तरह से ना मैं देख रहा था कौन कौन आ गया। ओके, तो थोड़ा सा चैप्टर हमारा ये बचा है, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। और आप ये देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स हम लोग अब पढ़ेंगे। तो शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा, शॉक लगा फाइनली। तो उसके लिए अब घर में हैवेल्स की तारें डलवाएं, हैवेल्स के अप्लाइंसेस यूज़ करें, तो सब बढ़िया रहेगा। बट ये उस टाइम पे हैवेल्स था नहीं, और यूएसएसआर ने भी इसको यूज़ नहीं किया। तो शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम हुआ। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि ना ये ना दो चीज़ें पैरेलली चल रही थी। तो आप देखेंगे कि एक तरफ डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ ये ब्रेकअप हो रहा था, रिजीम छोड़ छोड़ के सारी कम्युनिस्ट रिजीम अलग अलग हुई थी, यूरोप इकट्ठा हो गया, रशिया अलग हो गया, सब चीज़ें चल रहा था। तो यहाँ पे शॉक थेरेपी यूज़ हुआ। शॉक थेरेपी का क्वेश्चन 2 मार्कर डेफिनेशन आता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं 4 मार्कर, कभी कभी 6 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है। ऑलरेडी जो क्वेश्चन की लिस्ट है उसमें सब कवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके, तो यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा, कहानी है सारी, ठीक है। तो कोलैप्स हुआ कम्युनिज्म का, विच वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस। इसको पेनफुल प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें से आपने ट्रांजिशन किया इन कम्युनिस्ट रेजिम्स ने फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। एंड ये जो मॉडल था ट्रांजिशन का, रशिया, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में यूज़ जो है किया गया। दैट वाज इन्फ्लुएंस बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इसको पूरे प्रोसेस को, ये पेनफुल ट्रांजिशन को हमने नाम दिया शॉक थेरेपी। एंड शॉक थेरेपी जो है, इसकी इंटेंसिटी और स्पीड जो है सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो एक डायरेक्शन में था ही था। तो कहते हैं डायरेक्शन और फीचर्स के सिमिलर ही थे, इंटेंसिटी वगैरह ऊपर नीचे ज़रूर हो गई थी, डायरेक्शन और ये जिस डायरेक्शन में काम करना था वो तो इनका चल ही रहा था, ठीक है। तो ये शॉक थेरेपी थी, पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम टू लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम विच वॉज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इसको हम लोग बोलते हैं शॉक थेरेपी। 2 मार्कर का है ये, एज इट इज़ लिखना होता है। नेक्स्ट पैरा आप देखेंगे, ये पैसेज आया हुआ है आपका 5 मार्कर, बोर्ड्स में आया हुआ है ऑलरेडी। ईच ऑफ दिस कंट्री, अब ये जो सारी की सारी कंट्री थी, इनको टोटल शिफ्ट करना था टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज पहले क्या थी, सोशलिस्ट थी या फिर कम्युनिस्ट थी, इनको कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट करना था। और कंप्लीटली जो सोवियत यूनियन का स्ट्रक्चर था, यानी स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म, सोशलिस्ट मैकेनिज्म, उसको उनको निकाल के बाहर फेंकना था। सब चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, क्योंकि पीछे सब गवर्नमेंट कंट्रोल था। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इंडस्ट्री, सबको प्राइवेटाइज किया गया, ओनरशिप प्राइवेटाइज करी गई, और इमीडिएटली बोला गया ये जल्दी से जल्दी करा जाए। कलेक्टिव फार्मिंग से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा प्राइवेट फार्मिंग और कैपिटलिज्म में। एंड इसका ट्रांजिशन जो है, ये क्या कहता है, दिस रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म कैपिटलिज्म। ये मार्क कर लेना लाइन, क्योंकि ना 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि थर्ड वे क्या था। तो एक्चुअली में कोई तीसरा रास्ता नहीं था, ठीक है, ऑल्टरनेट थर्ड वे नहीं था। रशिया के, यूएसएसआर बेसिकली, या रशिया के पास या बाकी सारी कंट्रीज़ के पास ऑप्शन क्या था, जो ये वॉर्सो के अंदर थी, या तो वो सोशलिज्म फॉलो करे, कम्युनिज्म फॉलो करे, जो कि ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे एंड वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, या तो दूसरा रास्ता था कि कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी फॉलो करे, जो कि एक लौता ऑप्शन उनके पास बचा था। तो तीसरा ऑप्शन क्या था, कुछ नहीं था एक्चुअली। तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेटिव थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ओके, तो शॉक थेरेपी में इन्होंने बोला ड्रास्टिक चेंज हुआ, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन इकोनॉमीज़ की हुई, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, फ्री ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया, फ्री ट्रेड रेजीम इस्टेब्लिश करी गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, फाइनेंशियल ओपनिंग अप किया गया, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी करी। तो ये सब चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि शॉक थेरेपी अब नए डायमेंशन के ऊपर काम कर रहा था। एंड फाइनली इन्होंने ट्रांजिशन जब किया, तो इट इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। तो सोवियत ब्लॉक के अंदर अपने अलायंसेस थे, इन सब से थोड़ा सा बाहर निकले, और इन्होंने अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करी वेस्टर्न कंट्री से, क्योंकि आपने शॉक थेरेपी यूज़ करी है और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुए, तो कैपिटलिज्म सिर्फ अपनी कंट्री में रह के आप पूरा नहीं कर सकते, आपको ग्लोबलाइज होना पड़ता है, ठीक है। वही इन्होंने बताया। Each state from this block was not linked directly to the west and not to each other in the region. These states were thus to be gradually absorbed in the western economic system. The western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations. तो इनको चलाने वाले लोग थे,
और जो जो इनको चला रहे थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया, बट ऐसा ही कैपिटलिज्म के बेसिस पे ही चला रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा शॉक थेरेपी था। और इसके जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद के नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये कृपया इसको ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कवर होता है, व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, इस तरीके से। तो अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज। तो भुगतान भी तो करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉक थेरेपी से हुआ क्या। तो आप ये देख रहे हो, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगते। शॉक थेरेपी लगा क्योंकि ये ट्रांजिशन था, तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे आप लोगों को। तो वो क्या था, कहते हैं जो शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर करी गई 1990 के दौरान, इट डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। इससे ये नहीं हुआ कि अब जो है आपके पास अवेलेबिलिटी चीज़ों की ज़्यादा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, और लोग जो है लोगों के पास फुलफिलिंग हो जाएंगे। बट एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो हुआ, क्योंकि अभी तो इकॉनमी डिसइंटीग्रेट हुई थी ना। तो जनरली इससे क्या हुआ, हमारी कह रहा हूँ यूएसएसआर की इकॉनमी हो गई तबाह, लोग जो हो गए बर्बाद। इन रशिया, यहाँ से शुरू होता है कॉन्सिक्वेंसेज। रशिया में लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट जितने भी थे वो कोलैप्स हो गए। 90% इंडस्ट्रीज़ को सेल पे लगा दिया गया टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। रीस्ट्रक्चरिंग क्योंकि मार्केट फोर्सेस के थ्रू करी जाती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था, इससे एंटायर इंडस्ट्री जितनी भी बची खुची थी सब डिसअपियर हो गई। इसको बोला गया द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। ये 1 and 2 मार्कर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, जो पीछे इन्होंने कहानी बताई, which means the valuable industries were undervalued and sold at कूड़े के भाव, that is throw away prices। ठीक है, तो थ्रो अवे प्राइसेस को कूड़े के भावी की तरह से बोला जाता है, तो इस तरीके से बोला गया। तो वैल्यू जो है कंपनीज़ की जो है इंडस्ट्रीज़ की अंडर वैल्यू कर करके बेचा गया। कहते हैं सारे सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए सेल्स में, और बट इन्होंने क्या किया, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने वाउचर्स बेच दिए ब्लैक मार्केट में, पैसा इकट्ठा किया और कंट्री से शिफ्ट हो गए। ठीक है, या तो छोड़ के चले गए या फिर कोई काम वाम खोल लिया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो हो ही गया था, तो आराम से चलता रहा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिला, ये सब अलग अलग 1 मार्कर भी आता है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना, क्योंकि पॉल साइंस है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन हो गई, रशिया की करेंसी थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आया था, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। कलेक्टिव फार्म सिस्टम यानी जो गवर्नमेंट कंट्रोल था डिसइंटीग्रेट हो गया। फूड सिक्योरिटी नहीं थी, रशिया ने जो है इम्पोर्ट करा शुरू फूड। रियल जीडीपी रशिया की 1999 में बहुत ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू 1989। एंड ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो है वो सब टूट गया था, कोई ऑल्टरनेटिव उसके आगे उसके प्लेस पे नहीं था। ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिली। फिर उन्होंने बोला सोशल वेलफेयर का सिस्टम वो सिस्टमेटिकली विड्रॉ हो गया। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ विड्रॉ कर ली, जो जितने भी गरीब लोग थे और ज़्यादा गरीब हो गए। और इंटेलेक्चुअली, जैसे इन्होंने बोला अकेडमिकली इंटेलेक्चुअली मैन पावर डिसइंटीग्रेट हो गया या फिर माइग्रेट हो गया। एक माफिया इमर्ज हुआ कंट्रीज़ में, उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया। प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटीज़ बढ़ी इकोनॉमिक। पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया, इसको डिवाइड कर दिया। इसमें इन्होंने बोला कि कुछ रीजन्स जो है अमीर थे, कुछ रीजन्स जो है यहाँ पे गरीब नजर आए। एंड अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेटर इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, क्योंकि जिनके पास पैसा था वो अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास नहीं था वो नहीं कर सकते थे। और क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सिस्टम पुराने टाइम पे जो है सोशलिस्ट के पैटर्न पे चल रहा था, तो सरकार जो एक बार पे भला कर लेती थी, बट अब प्राइवेटाइजेशन में भला आपको अपने आप देखना है। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये हुआ, तो ये यहाँ तक इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। बाकी इन्होंने थोड़ी सी फालतू की कहानी लिखी हुई है, बट ये आपको याद रखनी है, इसमें से आया कुछ नहीं है बोर्ड में। तो कहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए, क्योंकि कॉपी क्या किया था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। कहते हैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर अटेंशन और प्रायोरिटी नहीं दी गई एज द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसमिशन, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास जेब में होना चाहिए पैसा, पैसा होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। डेमोक्रेसी तो एक बात की बात है। कहते कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी जल्दी में बना दिया। रशिया का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक, क्योंकि आज भी रशिया में प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर चलता है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे इस तरीके से चला, जो है पार्लियामेंट्री नहीं चला सिस्टम। सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई, वो अथॉरिटेरियन हो गए। जैसे उन्होंने बोला प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान है, उन्होंने खुद को 10 साल के लिए अपॉइंट किया, फिर 10 सालों के बाद खुद को फिर से दोबारा अपॉइंट कर लिया। ठीक है, बढ़िया बात है। एंड कोई भी डिसेंट या ऑपोजिशन इनको सुनने को नहीं मिलता था। कोई भी अगर आप नाराज़ हो, उदास हो इनसे, तो आपकी कहानी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे हमारी चलेगी, हमारी चलती रहेगी। और एक जुडिशियल कल्चर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी था, जो कि येट टू स्टैब्लिश था। ठीक है, हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ था।
तो ये भी एक दिक्कत वहाँ पे। तो एक तरीके से कह सकते हैं शॉक थेरेपी के दौरान एक कुछ लिमिटेशंस और आपके सामने आए जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। लास्ट वाला पैराग्राफ मार्क कर लीजिएगा, ये 2 मार्कर आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द रशिया की इकॉनमी ने कब से रिवाइव करना शुरू कर लिया था। कभी 2 मार्कर कभी 4 मार्कर बोर्ड में आया कम है। ईयर 2000 से रिवाइव करना शुरू कर दिया क्योंकि 1991 में ही जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था। ईयर 2000 से रशिया ने रिवाइव करना शुरू किया 10 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस। रीज़न ये था क्यों रिवाइव हुआ, क्योंकि यहाँ से ये लोग ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स एक्सपोर्ट करते थे। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स थे। अदर कंट्रीज़ ने भी जो है यहाँ पे फ़ायदा उठाया बिकॉज ऑयल पाइपलाइंस उनके यहाँ से क्रॉस करती थी जिसकी वजह से उनको रेंट मिलता था एंड कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी रीस्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से रशिया ने जो है अपनी इकॉनमी को रिवाइव करते हुए नज़र आए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये आपका पूरा शॉक थेरेपी था। वैसे पीछे जो मैंने आपको पीछे तक ही कराया है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी क्या है, पैराग्राफ का जो पैसेज आया है और कॉन्सिक्वेंसेज जो मैंने आपको सारे बता दिए, और ये लास्ट पैराग्राफ मोस्ट ऑफ द रशिया इकॉनमीज। ठीक है, 2 और 4 मार्कर आया होगा। ओके ये थोड़ा सा वाहियात टॉपिक है बट ये 1 मार्कर भी है, 2 मार्कर भी है, 4 मार्कर भी है, 6 मार्कर भी है। ओवरऑल है, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ ईयर वगैरह कंट्रीज़ के नाम है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहते हैं जितने भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, ठीक है, पुराने टाइम पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, सिविल वॉर्स वगैरह या वायलेंट इंसर्जेंसीज वगैरह देखने को मिलती थी। एंड कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर। तो जैसे चाहे वॉर्स हो चाहे नाटो, किसी न किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहती थी। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स थे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के अरीना बने हुए थे। सबसे पहले ये 1 मार्कर आया हुआ है। रशिया के 2 रिपब्लिक्स थे जहाँ पे कौन से थे, चेचन्या, दागिस्तान। यहाँ पे वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे, मार्क कर लेना। 1 मार्कर बहुत बार आया हुआ है कि कौन से 2 रिपब्लिक्स थे जहाँ पे वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ है, चेचन्या, दागिस्तान। मॉस्को का मेथड था चेचन रेबल से डील करने का। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हैव लेड टू मैनी ह्यूमन राइट वायलेशन बट फेल टू डेटर द एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये चाहते थे अलग हो जाए, तो इनका एस्पिरेशन फॉर फ्रीडम खत्म नहीं हुआ, तो ये चलता रहा ये था। बट आपको 2 चीज़ें ऊपर की याद रखनी है, चेचन्या, दागिस्तान जहाँ पे वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे। सेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब यही होता है जब एक स्टेट वाला, एक कंट्री वाला आपकी कंट्री में घुस जाता है, आपको कैप्चर करने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, इस तरीके से देखा जाता है। फिर सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ आएंगे, ये भी 1 मार्कर है। सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान सिविल वॉर विटनेस करी थी 10 सालों तक जो कि 2001 में ख़त्म हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है विच रिपब्लिक जो है सॉ सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स एंड 2001 में ख़त्म हुई, ताजिकिस्तान। 1 मार्कर है। रीजन में ये कहता है एज अ होल यहाँ पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि अलग अलग सेक्ट के या रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते थे। अज़रबैजान प्रोविंस ऑफ नगार्नो काराबाख, अभी ये वॉर चल रही है ऑलरेडी, आर्मेनिया, अज़रबैजान और इसमें लड़ाई चल रही है, अभी रिसेंट में शुरू हुई है। तो अज़रबैजान प्रोविंस ऑफ नगार्नो काराबाख, सम लोकल आर्मेनियंस वांट टू सिसीड एंड जॉइन आर्मेनिया। तो ये क्या जो है कैप्चर करके जो है आर्मेनिया ज्वाइन करना चाहते थे। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. Countries and provinces are fighting over river waters also, and all this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizen. तो कभी कभी कंट्रीज़ के नाम आपको याद नहीं होते हैं बट एनी हाउ ये क्वेश्चन 4 और 6 मार्कर बोर्ड में आता है तो आपको याद करना पड़ेगा। वरना जो मैं 1 मार्कर आपको बता रहा हूँ ये सब आपको करना ही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर अब जो है ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली पूछ रहे थे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है कहाँ कौन से रिसोर्स में ज़्यादा रिच थे, अलग से पूछा चला जाता है। तो ये वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे, इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। सेंट्रल एशिया जो है कंपटीशन का जोन बना आउटसाइड पावर और ऑयल कंपनीज़ के बीच में, क्योंकि ये रीजन रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो है नियर था एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। 11 सितंबर 2001 के बाद यानी 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को जो गिरा दिया गया था, यूएस जो है यहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस बनाना चाहती थी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एंड बेसिस हायर करना चाहती थी। साथ के साथ ये भी बोल रही थी कि हमें फ्लाई जोन भी दिया जाए, सैंक्शन करा जाए कि आपके जो है यहाँ से फ्लाई कर पाए हम टेरिटरी से ड्यूरिंग द वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक। हाउएवर रशिया इसको नियर अब्रॉड मानता है और ये कहता है ये रशियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए। चाइना का भी इंटरेस्ट था यहाँ पे क्योंकि तेल है, ठीक है, इसको लिक्विड गोल्ड जो है गोल्ड बोला जाता है एक तरीके का। एंड द चाइनीज़ हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। तो उस टाइम पे बैठ गए थे कि खाना मतलब चाय पकौड़े बेचना शुरू कर दिया था, ट्रेड इन्होंने करना शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सा सेटल करने के लिए ये भी किया गया। ओके, तो ये इसका एक वो हो गया कहाँ पे रिच थे। और इन्होंने फर्दर ये बोला कि ईस्टर्न यूरोप जो है
उसको डिवाइड किया गया, ये भी 1 मार्कर है। चेकोस्लोवाकिया को स्प्लिट किया गया 2 कंट्रीज़ में, चेक्स एंड स्लोवाक्स। अब नया मैप देखेंगे, पहले चेकोस्लोवाकिया इकट्ठा होता था, फिर नए मैप में अलग अलग है चेक्स एंड स्लोवाक्स, and the Slovaks forming independent countries. But the most severe conflict took place in Balkan Republic of Yugoslavia. After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina declaring independence. Ethnic Serbs opposed this and the massacre of non-Serb Bosniaks followed. The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. ये भी मार्क कर लेना, 1 मार्कर। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट आया हुआ है। द डैश इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया की जगह चेकोस्लाविया लिख देते हैं, फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। तो आपको ये लाइन एज इट इज याद करनी है, तो लिख देते जैसे आ जाता है द वॉरसो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ चेकोस्लोवाकिया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। तो आपको लिखना है नाटो एंड यूगोस्लाविया, ठीक है जी। तो ये आप मार्क कर लीजिए, 1 मार्क कर आता है, ओके ठीक है। तो ये आपका टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। पढ़ के टेंशन हो गई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि बड़े अजीब अजीब से नाम है यहाँ पे, मुझे ही हो जाती है, मैं तो पढ़ाना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों डाला हुआ टॉपिक ये। ओके या अब बात आती है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की। तो ये बेसिकली 4 और 6 मार्कर का वन ऑफ द हिट क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक है। इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया और रशिया जो है क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं, क्या वो जायज़ रिलेशनशिप है, क्या वो नाजायज़ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो इसके बारे में बताया गया है। तो कहते हैं, और ये पॉइंट्स में है, मैं आपको रिलेट करा देता हूँ, ठीक है। पहले आप एज इट इज़ ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आंसर और कोई बनता नहीं है, पूरा पूरा ही है आंसर, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं ज़रूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहते हैं इंडिया ने अच्छे रिलेशन मेंटेन किए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का, और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया। बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन हमारे रशिया और इंडिया के रहे हैं। इंडिया जो है रशिया का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पार्ट से, पीछे हमने पढ़ा था नैनो अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया रशिया रिलेशन जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, पॉपुलर परसेप्शन इनके रहे हैं। कहते हैं इंडियन हीरो राजकुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बड़े पॉपुलर नेम है, शाहरुख खान मेंशन नहीं है बट है नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़। कहते हैं वहाँ जाओगे तो हिंदी गाने चल रहे होंगे, ढोल जगीरो तो पंजाबी हो गया वैसे, ढोल जगीरो तो मतलब जो भी है ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, तो ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने को मिलेंगे। एंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी, ठीक है, ये चीज़ है। फिर कहते हैं रशिया और इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिपोलर तो हो गया था वर्ल्ड पूरा, क्योंकि यूएसए डोमिनेट कर रहा था। तो रशिया और इंडिया जो है मल्टीपोलर विजन शेयर करते थे, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। कहने का मतलब कि हर एक रीजन में कोई ना कोई खुद को डोमिनेट करे, ये ना करे कि सिर्फ यूएसए सबको डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा हुआ भी इनफैक्ट, ठीक है, जो इनका विजन था। व्हाट डू मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय, 1 मार्कर आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, दैट इज द को एग्जिस्टेंस और सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, collective security in which an attack on any country is regarded as a threat to all countries requires a collective response, greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts, an independent foreign policy for all countries, and decision making through bodies like UN that can be strengthened, democratized, empowered, ठीक है। ये एक मल्टीपोलर ऑर्डर है, ऊपर भी चलेगा बट इन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, वरना यही है को एग्जिस्टेंस सेवरल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम और कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम किया गया। बट ये कहते हैं रीजनलिज्म भी हो, सेटलमेंट भी करो आप, कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग का भी काम, कॉन्फ्लिक्ट भी ठीक करो, एनकरेज करा जाए सेटलमेंट थ्रू यूएन। एंड ये कहते हैं मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। नई बुक में 2001 ही है, 2001 है, ठीक है। ये 1 मार्कर है, इसको मार्क कर लेना, कितने बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन करे गए, 80 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 के उसके हिसाब से, ठीक है जी। फिर कहते हैं इंडिया का जो है रिलेशनशिप रशिया के साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कश्मीर इशू पे जो है रशिया ने काफ़ी मदद करी है, एनर्जी सप्लाईज को लेकर, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में बताने के ऊपर, सेंट्रल एशिया में एक्सेस करना हो या चाइना के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना हो, तो रशिया ने काफ़ी मदद करी है। रशिया को भी फ़ायदा है इंडिया से, क्योंकि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। तो जितना भी बंदूक, गोला, असला, बारूद जो बनता है वो सारा इंडिया में आ जाता है, दूसरे नंबर पे रशिया हमें सप्लाई करती है, ठीक है। और इंडिया का मिलिट्री जो है हार्डवेयर रशिया से मिलता है। इंडिया क्योंकि ऑयल इंपोर्टिंग नेशन भी है, क्योंकि हमारा अपना ऑयल तो है नहीं, थोड़ा बहुत जो भी आता है आसाम में है या मुंबई में मिल जाता है, तो इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग नेशन भी है। रशिया जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिया का काफ़ी बार इन्होंने मदद करी है जब भी ऑयल क्राइसिस हमारे यहाँ पे हुआ है। तो कभी भी आपके घर में सरसों तेल, ऑलिव ऑयल ख़त्म हो जाए तो रशिया को फ़ोन करें, वो आपको भिजवा देंगे। ऐसा सीरियसली नहीं होगा, मैंने वैसे बोला है, ठीक है। सो
इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो एक एनर्जी डीलिंग्स भी रही है, क्योंकि जैसे मिलिट्री हार्डवेयर और एनर्जी, और ये ऑलरेडी न्यूक्लियर कंट्री है क्योंकि ये पहले से रही है। सो cooperation with these republics include partnership and investment in oil fields. Russia is important for India's nuclear energy plans for assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it, and Russia and India have collaborated on various scientific projects. तो ये सारे काम इन लोगों ने किए हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट अगर आप ये पूरा ये जो टॉपिक अभी जस्ट हमने पढ़ा है, आपके रेफरेंस के अगर इसको डिवाइड करना है तो आप देखो इसको ना लिख लो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चर में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चर, ये 4 पॉइंट्स बना देना। और 4 and 6 मार्क्स का है। जब ये क्वेश्चन आएगा इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, यानी रशिया लिखा हुआ है, जब रशिया लिखा हुआ है तो आपको ये पॉइंट्स लिख के आप अंदर के पॉइंट्स लिख देना। जैसे अभी हमने ये राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब चीज़ें पढ़ी, ये कल्चर है। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये सब चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल है। फिर ये जो मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल रहा होता है, और रशिया हार्डवेयर, ये सारे जो इन्होंने बताया सेकंड लार्जेस्ट, ये सारा आपका मिलिट्री है। ठीक है, और इकोनॉमिक जैसे इन्होंने रिलेशनशिप बताया, क्रायोजेनिक रॉकेट है, कोलैबोरेशन किया है, साइंटिफिक वगैरह, ये सब इकोनॉमिक है। ठीक है, तो ये ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट वाला है। एक टॉपिक हमारा और रहता है, पेज नंबर 28 पे देखेंगे, प्लस बॉक्स है आपका, फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर, ये वाला तुमने ऑलरेडी लिखा होगा नहीं, ये वाला प्लस बॉक्स ओके। तो ये भी 4 मार्कर का क्वेश्चन है। वैसे देखो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ टाइम आपका क्वेश्चन जो है इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप आता है। ठीक है, बट कभी कभी ना आपसे पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे आता है, सुनो। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया एंड यूएसएसआर एंजॉयड अ स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसका डिस्क्राइब इट रिलेशनशिप करके क्वेश्चन आ जाता है। इसके भी 4 पार्ट है। इसका ना इलेबोरेटेड वर्जन है इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जो कि अभी हम जस्ट पढ़ा है। तो यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है। इनफैक्ट इसको आप मिक्स करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कहते हैं इकोनॉमिक है, सोवियत यूनियन ने असिस्ट किया है इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एट टाइम वेयर सच इंडस्ट्रीज वर डिफिकल्ट टू गेट। इट गेव 8 टेक्निकल असिस्टेंट फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज अ शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया। और इनफैक्ट मुझे अभी जस्ट याद आया, यूपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम हुआ था और ये क्वेश्चन आया हुआ था। मैम कह रही थी मुझे आंसर नहीं पता चल रहा, अब याद आया ये आंसर है कि भेल में उनको सपोर्ट मिला था और ये क्वेश्चन आया हुआ था मुझे याद, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व किया था पेपर ऐसे ही बिना पढ़े, तो मुझे ज़्यादा नहीं आता था। एनीवे, तो ये इकोनॉमिक का रीज़न है। पॉलिटिकल इन्होंने बोला सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया इंडिया को। कश्मीर इशू अभी जैसे हमने पढ़ाई है। और मेजर और इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी 1971 में, तब यूएसएसआर मदद के लिए हमारे सामने आया। हम ये यूएसएसआर पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ये याद रखना। इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया है, तो यूएसएसआर और रशिया में फ़र्क है। कभी बोलो सेम है सर, सेम नहीं है बेटा। ठीक है जी। फिर मिलिट्री है, इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट भी मिला है, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में काफ़ी मदद करी है। एंड जॉइंटली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलिट्री इक्विपमेंट बनाए हैं। एंड कल्चर में इन्होंने बोला हिंदी फिल्म एंड इंडियन कल्चर है वेरी पॉपुलर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। तो गए हैं, अब तो खैर कहाँ ही जाते हैं, पहले गए हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। और एक सेकेंड, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। बट पेन पेपर उठा लेना क्योंकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट हो रखा है। पेन मतलब बुक में ही मार्क कर लो। सबसे पहले आप आओ पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे आप ये देखो कि लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन निकिता क्रुश्चेव, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये मार्क कर लेना, इसने क्या किया है और जो इसने किया है उसके बारे में यहाँ पे पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें से ना अभी पीछे क्वेश्चंस कुछ कवर हो गए थे सैम्पल पेपर में, और इनफैक्ट एक क्वेश्चन बोर्ड में आ गया था। ठीक है, वो बताता हूँ कौन सा आएगा। फिर इसके बाद आएगा पेज नंबर 22 पे मिखेल गोर्बाचेव भाई साहब ने। तो इसने प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये पहले एक्चुअली जो पहले बोर्ड के पेपर होते थे तो आपसे ना प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट पूछ लेते थे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉलिसीज ऑफ प्रेस्ट्रोइका इज रीस्ट्रक्चरिंग ग्लासनोस्ट एंड ग्लासनोस्ट इज ओपननेस। तो ये मिखेल गोर्बाचेव कौन थे, क्या काम किया और अभी तक जिंदा है फॉर्चुनेटली ये, तो इसके बारे में आप मार्क कर लीजिएगा, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। इसके बाद आप बोरिस येल्सिन पेज नंबर 23 पे। ठीक है, ये भी मार्क कर लेना और इसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है,
तो इसका जो मेजर इन्होंने काम किया हो गया उसके ऊपर आप फोकस करना, बाकी और कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। ये बताना था बस। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, 2 पार्ट्स। नहीं ये नहीं, फ्लैश बैक हो तो उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास वैसे टाइम है, बट स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो लिखा जी, आपका कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों? अगर किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, हम जवाब देने के लिए तत्पर हैं। चैतन्य, दीपिका, दिशा, गौरांगी। गौरांगी आपको क्लियर है, चैतन्य आपको क्लियर है, कीर्ति, पलक ओके सर, ओके ठीक है सर, ये सारे क्लियर है, ऐसे आ रहे क्लियर है ऐसे साउंड, ठीक है जी। सो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब ये 3rd चैप्टर का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा था, कई स्कूलों में कराया, कई स्कूलों में नहीं कराया, बट 3rd चैप्टर आ रहा है पता नहीं क्या तुम्हारा कट क्या। तो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड।